क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर 9 है गुरुत्वाकर्षण, इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव के सवालों को हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले नंबर का सवाल दिया हुआ है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड, यानी निर्वात में अगर कोई वस्तु है जो स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रही है तो उसका जो पिंड होगा वो क्या होगा कि चाल क्या समान होगी, त्वरण समान होगा, वेग समान होगा या पर बल बराबर होगा। तो अगर कोई वस्तु है, अगर वो निर्वात में है, ठीक है, और वो अगर गति कर रही है तो उसका जो त्वरण होगा वो आपका क्या होगा, समान होगा, यानी उसका एक्सेलरेशन ए का मान जो होगा वो आपका समान रहेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है और है उनके बीच की दूरी के, यानी जो दो कण है उसका गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है तो वो क्या होता है, कोई भी उसके बीच की दूरी के क्या होता है, तो उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था तो क्या हो सकता है कि जांच प्रयोगशाला में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, सत्य है लेकिन इसकी जांच नहीं हो सकती। नहीं, जांच तो हो सकती है, ये गलत हो गया। केवल पृथ्वी पर ही सही है, ये गलत है। केवल ब्रह्मांड में ही सही नहीं है, गलती है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, जो गुरुत्वाकर्षण के नियम की जांच प्रयोगशाला में हो सकती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि पृथ्वी की सतह के पास मुक्त पतन करती प्रत्येक वस्तु का त्वरण, तो प्रत्येक वस्तु का जो त्वरण होता है, प्रत्येक वस्तु का जो त्वरण होता है वो आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का होता है। ठीक है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान निकालने के लिए बोला गया है। द्रव्यमान निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था, W बराबर होता है आपका M और G। ठीक है, तो यहाँ पे आपका द्रव्यमान यानी मास निकालने के लिए बोला, M का मान निकालने को बोला, तो M बराबर हमारा क्या हो जाएगा, M बराबर अगर हम करेंगे M के साथ यहाँ पे G है, इस G को अगर हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये क्या है, गुना में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो यानी M बराबर हो जाएगा आपका W बट्टा G। ठीक है, ठीक है, तो W यहाँ पे W का मतलब वेट हो गया, यानी वेट यहाँ पे दिया होगा 98 न्यूटन, 98 हो जाएगा, और बटा G का मान हमको पता है, G का जो मान होता है, G का जो मान होता है वो आपका होता है 9.8 के बराबर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो 9.8 के बराबर होता है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे अगर हम दशमलव को उड़ाते हैं तो ऊपर में आ जाएगा आपका 10, यहाँ 98 से 98 कट जाएगा तो ये 10 हमारा बच जाएगा और यही 10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो द्रव्यमान होगा वो आपका 10 केजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में कि यदि किसी पिंड के ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्वीय बल, यानी उसकी जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, यानी कोई भी वस्तु को अगर हम बहुत ऊपर फेंकते हैं तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, तो दिशा गति की दिशा में विपरीत होगी, बिल्कुल सही है। जो गति की दिशा होगी, अगर हम ऊपर भेज रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है वो आपका नीचे की ओर लगेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा, ये होगा। ठीक है, साथ में दिशा में नहीं होगा, ऊंचाई के साथ घटता, ये सब नहीं हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 7 में कि संपर्क क्षेत्रफल को कम करने पर दाब, कोई अगर संपर्क क्षेत्रफल है, संपर्कित क्षेत्रफल है, यानी कोई भी चीज वस्तु सटी हुई है, जैसे घर्षण गति हो गया, ठीक है, कोई भी गति जो संपर्क में है, अगर उसका क्षेत्रफल को अगर हम कम कर देते हैं तो दाब जो होता है वो क्या होता है, तो दाब का मान जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि जल का एसआई मात्रक में घनत्व होता है, तो जल का जो एसआई मात्रक में घनत्व होता है वो आपका 1000 किलोमीटर क्यूब पे होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि उत्प्लावन बल होता है, उत्प्लावन बल जो होता है वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, यानी जिस वस्तु पे अगर आपको तैरना है तो तैरने की घटना है, जितना आपका वजन है उतना भार का वजन का पानी आपको क्या करना पड़ेगा, उससे बाहर निकालना पड़ेगा, यानी विस्थापित द्रव के भार के बराबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो कारण है वो आपका द्रव्यमान पे निर्भर करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 में कि दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल इनकी मात्राओं के क्या होता है, तो गुणनफल के समानुपाती होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणनफल के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है
कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी करने पर इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। अगर कोई भी दो वस्तु है, ठीक है, दो वस्तु अगर इसके बीच की दूरी को हम क्या करें, दुगना कर दें, दुगना कर देंगे तो जो गुरुत्वाकर्षण होगा वो एक चौथाई यानी उसका एक चौथाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 13 में कि पृथ्वी के चारों ओर चांद की गति, तो चारों ओर जो चांद की गति होती है वो आपकी त्वरित होती रहती है। ठीक है, यानी वो घूमते रहती है, त्वरण में रहती है। ठीक है, एक्सेलरेशन त्वरित होती रहती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि किसी वस्तु का भार, जो वस्तु का भार होता है वो क्या होता है, उसके जड़त्व को दर्शाता है, उसके द्रव्यमान के बराबर होता है, किंतु उसके भिन्न मात्रक द्वारा दर्शाइए तो उसे नहीं होगा। पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है, या उस वस्तु घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तब उसका भार क्या होता है। तो विषुवत रेखा की ओर लेकर जाएंगे तो उसका भार भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में कि द्रव में पूर्णतः या असंतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी, जो कमी होता है वो किसके बराबर होता है, वस्तु के आयतन के बराबर, आयतन के द्रव के भार के बराबर होती है, नहीं। वस्तु के भार के आधे के बराबर होती है, आधा भी नहीं होता है। वस्तु में डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, बिल्कुल सही है। जितना वस्तु को अगर हम, कोई भी वस्तु है अगर 1 केजी का वजन है, उसका 1 केजी का वजन है, तो हमको 1 केजी का पानी भी हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, तभी वो वस्तु तैर पाएगी। इसलिए वस्तु से डूबे हुए भाग को हटाए जाने द्रव के भार के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 17 में कि यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी की केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको ये याद रखना कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर हो, 2 गुना दूरी पर है। ठीक है, तो उसका जो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाता है, हमको पता है कि अंतरिक्ष यान पे अगर हम, जो भी पृथ्वी का वजन होता है वो अंतरिक्ष पे जाने पर उसका 1/4 हो जाता है। ठीक है, 1/4 गुना हो जाता है। ठीक है, यानी एक चौथाई हो जाता है। और आपको यहाँ पे बोला है कि पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। त्वरण जो होता है वो आपको पता है 1/4 होता है, इसको हम गुना कर देंगे कितना से, गुरुत्वीय त्वरण यानी 9.8, 9.8। ठीक है, इसको जब हम भाग करेंगे, इससे इसको कटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 2.45 आता है। ठीक है, 2.45, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 18 में कि विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, वो आपका गुरुत्वीय कुल समय, समय का नहीं होता है, पिंड का द्रव्यमान भी नहीं होता है, गुरुत्वीय त्वरण के वर्ग का होता है, गिरने के समय के वर्ग का, गिरने के समय का वर्ग का हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 19 में कि एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया, 40 मीटर नीचे गिरने के बाद उसकी चाल क्या होगी। यानी एक मीनार है, वहां से हम एक पत्थर को गिरा रहे हैं और 40 मीटर तक नीचे जा रही है, तो जब 40 मीटर नीचे चली जाएगी तब उस टाइम में उसकी चाल कितनी होगी ये आपको बताना है। इसमें से आपका फॉर्मूला होता है, जो चाल निकालने का इसमें से जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ये फॉर्मूला से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, चाल क्या होगी, यानी ये v वेग निकालने बोला है, तो v निकालना है आपको। u जो होगा, u मतलब प्रारंभिक वेग हो गया, प्रारंभिक वेग जो है स्टार्टिंग वेग वो आपका 0 हो जाता है, तो इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, प्लस 2 का हम 2 लिख सकते हैं। g का मान हमको पता है, g का मान कितना होता है, 9.8 होता है। h का मतलब हाइट, हाइट कितनी ऊपर से गिराया गया है, 40 से, तो इसको हम गुना कर देंगे 40 से। अब इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 0 80 और गुना यहाँ पे 9.8 है तो 9.8। अब इन दोनों को जब आप गुना करोगे तो गुना करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, इसको जब हम गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 784। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा 784, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 784। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा, इस पर हम क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, 784 पे क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे और
एक मिनट। तो भी स्क्वायर बराबर आपका क्या हो गया, भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 784। तो भी का मान कितना हो जाएगा, 784 पे आपका रूट आ जाएगा। तो 784 का जो वर्गमूल होता है वो आपका होता है 28 के बराबर होता है। तो 28 यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 28 आपका 28 दिया हुआ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि यदि एक पत्थर को किसी मकान के छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है तो मकान की ऊंचाई कितनी होगी। ऊंचाई आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो ऊंचाई निकालना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सेकेंड समय दिया हुआ है, ठीक है। तो समय दिया हुआ यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा आपका एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें आपका u का मान आपको बताया था, u का मान मतलब प्रारंभिक वेग, ये तो आपका 0 हो जाता है, ठीक है। और 0 गुना टी अगर करेंगे, 0 गुना टी करेंगे तो ये भी मान 0 ही हो जाएगा। प्लस इधर क्या बच रहा है आपका हाफ ए टी स्क्वायर दिया हुआ है। ए का मान जो होता है वो आपके जी के मान के ही बराबर होता है, यानी हाफ जी कर सकते हैं। और टी स्क्वायर का हम टी स्क्वायर अभी हम फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है। तो आपका इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, जी टी स्क्वायर बट्टा 2 बन जाएगा, यानी जी टी स्क्वायर बट्टा 2 बन जाएगा। सबका आप वैल्यू रख सकते हैं। जी का मान कितना होता है, जी का मान 9.8 लगभग 10 होता है, तो 10 मान सकते हैं लगभग, गुना करने में आसानी होगा। टी का मान यानी टाइम, टाइम दिया हुआ हमारा 4 सेकेंड, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना 4 बट्टा यहाँ पे 2 दिया हुआ, 2 लिख सकते हैं। 2 से 4 को कटा दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 2 20, अब 20 चौके 100 हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी 20 नहीं होगा, आपका आया था गुना करके 10 गुना 4 गुना 4 बट्टा 2, 2 से कटाएंगे, 5 को कटाते हैं, 2 पंचे 10, तो 5 चौके 20, 20 चौके 80 आ जाएगा, ठीक है। 80 आ जाएगा, यही 80 आपका क्या है, 80 मीटर, यानी 80 मीटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 21 में कि पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग, जो पृथ्वी से किसी वस्तु का जो पलायन वेग होता है वो आपका कितना होता है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता नहीं, वस्तु के साइज पर निर्भर करता नहीं, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, वो स्वतंत्र होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 22 में, यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, वस्तु का भार दिया हुआ है तो आपको न्यूटन निकालना है, तो वही फॉर्मूला से निकल जाएंगे, डब्ल्यू बराबर एम जी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे द्रव्यमान निकालने बोला है, यानी वेट ही निकालने के लिए बोला, सॉरी एम निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा आपका डब्ल्यू बटा जी। डब्ल्यू का मान कितना है आपका 49 बटा जी का मान कितना होता है 9.8। इसको जब हम सोल्व करेंगे, कटाएंगे, तो कटा के जो हमारा आंसर आएगा वो आपका लगभग 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एम का मान जो आएगा वो आपका 5 के बराबर आएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 kg, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 kg। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 23 में कि 70 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो चंद्रमा पर कितना भार होगा ये आपको बताना है। तो चंद्रमा पर जो भार होता है किसी भी वस्तु का वो 1/6 के लगभग होता है, 1/6। और जो भी पृथ्वी का आपका भार होता है, ठीक है, पृथ्वी का जो भी भार है उसका 1/6 गुना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। सॉरी, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है 1/6, और जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है यानी जी का मान होता है आपका 9.8, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो चंद्रमा का भार यहाँ पे वजन जो दिया वो 70 दिया, वो 70 गुना 1/6, और गुरुत्वीय त्वरण हो गया हमारा 9.8। इसको हम जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करके जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 114.3, ठीक है। तो 114.3, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 114.3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 24 में कि पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कितना है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो आपका 6.0 × 10⁻²24 है। यहाँ पे 10 पे पावर होना चाहिए, 10 पे पावर 24 kg के बराबर है, ठीक है। 6 × 10⁻²24 पावर में लिखा हुआ ये, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ यहाँ पे, 22 24 पावर में होना चाहिए था। तो इसका जो वजन होता है पृथ्वी का द्रव्यमान वो आपका 6 × 10⁻24 किलोग्राम का आपका पृथ्वी का वजन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 25 में कि अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाला मनुष्य का भार। तो अंतरिक्ष में अगर कोई मनुष्य है तो उसका जो भार होता है वो भार आपका शून्य हो जाता है, ठीक है। भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने के बाद जो आपका वजन होता है वो आपका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है।
कोई भी वस्तु कितनी भी वजन का हो, 60 को हो, 600 का हो, उसका जो वजन हो जाएगा वो आपका शून्य ही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में, पृथ्वी के केंद्र पर 20 केजी बालक का भार। तो केंद्र का मतलब वहीं पे ही है, ठीक है। केंद्र का मतलब भी आपका मेन सेंटर पे है, तो सेंटर पे भी जो भाग होता है वो आपका शून्य हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 27 में, कि पहाड़ की चोटी पर से एक पत्थर को गिराया जाता है, 100 मीटर तक गिराने पर इसका वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो वेग निकालने के लिए आपको वही वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS, इस वाले फॉर्मूला से आप इसको बना सकते हो। यू का मान आपको बताएं 0 हो जाएगा, प्लस 2 का 2, ए का मान वही 9.8 के बराबर होता है, और आपका यहाँ पे वजन दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 196.0 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। यानी 196 यानी 19.6 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 28 में, कि जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा ध्रुवों को ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है। तो उसका भार जो होता है वो आपका बढ़ता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 29 में, उत्प्लावकता का कारण है द्रव के नीचे जाने पर दाब का, यानी उत्प्लावकता जब द्रव नीचे जाता है तो दाब क्या हो जाता है। तो जब नीचे जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी किसी वस्तु को आप डुबाओगे, ठीक है, उत्प्लाव नीचे लेके जाएंगे तो वो नीचे से क्या होगा, धकेलना स्टार्ट कर देता है ऊपर की ओर, दाब उसका बढ़ जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 30 में, कि पानी का घनत्व महत्तम होता है, पानी का जो घनत्व डेंसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा कब होता है। तो पानी का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 31 में, कि काटने वाली औजार की धार तेज होती है। हम लोग कोई भी वस्तु को काटते हैं, औजार तेज करते हैं, किस लिए, दाब को बढ़ाने के लिए, दाब उसमें बढ़ा रहेगा, जल्दी कट जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 32 में, किसी वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं, यानी कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो हम किससे मापते हैं, कमानीदार तुला से नहीं, दंड तुला से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 33 में, कि क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण होता है। क्षैतिज दिशा में कोई भी वस्तु का फेंकते हैं तो वो भी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण होता है उसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 34 में, कि अभिकेंद्र बल बदल देता है वस्तु का वेग, यानी वस्तु के वेग को अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो बदलता है, तो वो किसमें बदलता है, वेग वस्तु के वेग की दिशा को बदल देता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 35 में, कि पृथ्वी की त्रिज्या है, तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 6371 किलोमीटर लगभग है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 36 में, प्रणोद का मात्रक क्या होता है, तो प्रणोद का मात्रक न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 37 में, कि किसी द्रव के अंदर नीचे जाने पर दाब जो होता है वो क्या होता है, यानी कोई भी द्रव है, द्रव में हम नीचे जाएंगे तो अभी आपको बताया गया कि नीचे जाने पर दाब जो होता है वो क्या होता है, वो आपका बढ़ जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया किसी द्रव के किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने से हर एक बिंदु पर दाब उतना 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 ही बढ़ जाता है, हर एक बिंदु पर दाब उतना ही बढ़ जाता है, यह नियम क्या कहलाता है, यानी कौन सा नियम, कौन सा साइंटिस्ट ने इसका नियम दिया था, तो ये पास्कल ने दिया था, इसलिए इसको पास्कल का नियम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 39 में, कि पानी पर तैरती वस्तु के पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, यानी कोई भी वस्तु अगर तैर रही है तो उसका घनत्व और पानी वाले का घनत्व दोनों में से घनत्व क्या होता है, यानी पानी का घनत्व से क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो तैर रहा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 40 में, कि किसी वस्तु का भार निर्भर करता है, तो वस्तु का भार जो होता है वो आयतन पर भी निर्भर करता है, घनत्व पर भी निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर भी निर्भर करता है, इसलिए उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 40 सवालों को हमने सोल्व कर दिया और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।